This morning, it's now time for our next segment, Economy Today. और इकोनॉमी टुडे यानी आपकी जिंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए आज का मुद्दा है कनेक्टिंग भारत, यानी जो दूर दराज के इलाके हैं किस तरह से टेलीकॉम नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे मोबाइल कनेक्टिविटी वहां तक पहुंच सकती है और कैसे लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने का बहुत ही आसान तरीका है, #इकोनॉमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए और सीधे हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचिए। आज के प्रोग्राम में आज का जो आपका सवाल है या फिर जो आपकी क्लैरिफिकेशंस हैं वो कनेक्टिंग भारत या कनेक्टिंग इंडिया से जुड़ी होनी चाहिए। economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए अगर आप मेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं। और हमारे साथ आप बहुत ही खास मेहमान हैं अनुपम श्रीवास्तव जी, जो कि अध्यक्ष हैं, मुख्य प्रबंध निदेशक हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की। और देश के दुर्गम इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी की सुविधा देने की परियोजना ने अपने आप में कामयाबी के कई नए मुकाम हासिल किए। देश के करीब 10 राज्यों के नक्सल और चरमपंथ से प्रभावित 106 जिलों में मोबाइल टावर लगाना एक बड़ी चुनौती रही। प्रधानमंत्री ने प्रगति परियोजना के तहत लगातार इस परियोजना पर निगाह भी रखी। परियोजना सफल रही और खास बात यह कि परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन मोबाइल परियोजना बन गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में विकास की कहानी हर आमो खास तक पहुंचाने के लिए संचार सेवाओं की पहुंच देश के हर हिस्से में पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। मुश्किलों से घिरे नक्सल प्रभावित इलाकों में दूर संचार सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा BSNL को दिया गया। कैबिनेट ने अगस्त 2014 में 3,568 करोड़ की लागत से देश के 10 नक्सल प्रभावित राज्यों में मोबाइल सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। इसी योजना में 5 सालों तक इन मोबाइल टावर्स का रखरखाव भी शामिल था। दुर्गम परिस्थितियों में शुरू किया गया ये काम परियोजनाओं में काम करने वाली VNL और HFCL के लिए काफी चुनौती भरा था। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे संबंधी तमाम परेशानियों के बावजूद इस परियोजना को न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया गया बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की अनोखी मिसाल भी रखी गई। करीब 2200 मोबाइल टावर्स को ग्रीन मोबाइल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सभी सोलर पावर से चलते हैं। सूरज की रोशनी ना होने पर भी लगातार 7 दिनों तक काम करने की क्षमता रखने वाले उपकरण भारत में ही बने हैं। VNL द्वारा बनाए गए ये उपकरण मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट परियोजना का मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि मोबाइल सेवा के पहुंचने पर यहाँ रहने वालों की जिंदगियों में ऐसा बदलाव आया जो सपने में भी नहीं सोचा गया था। घर का कोई परिवार बाहर में है, वो कब आ रहा है, जब आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, कहाँ पहुँचा, फिर ठीक है कि बीमार है, उसको जानकारी लेते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हम लोग तुरंत खबर दे सकते हैं। चाहे किसी को बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं। हम लोग को जाना पड़ता था उधर जंगल तरफ बात करने के लिए और उधर भी नेटवर्क नहीं रहता था। कहाँ घूम के बात करते थे और अभी तो नेटवर्क आ गया तो घर में ही बात करते हैं। परियोजना से स्थानीय लोगों को नौकरियां भी मिली, लोगों के जिंदगी जीने के तरीके में भी बदलाव आया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल कनेक्टिविटी के बाद इन इलाकों में अपराध की संख्या में 42% की कमी देखी गई। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए भी मोबाइल कनेक्टिविटी एक वरदान साबित हुई। टावर नहीं होता था तो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर चाहे बटालियन हेडक्वार्टर पे बात नहीं हो सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। हफ्तों भर 15 दिन तक बात नहीं होती थी तो घर के लोग नाराज रहते थे, कहाँ है मेरा लड़का, नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने स्तर पर इस परियोजना की प्रगति की बैठक में लगातार इसे प्राथमिकता में शामिल रखा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। इस परियोजना के बारे में और जानते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। बहुत ही आसान है, #इकोनॉमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए अगर आप कोई भी सवाल आज हमारे खास मेहमान से करना चाहते हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कनेक्टिंग इंडिया जिसकी आप बात करते हैं, इस रिपोर्ट में तो ऐसा लगा कि आप कनेक्टिंग भारत कर रहे हैं, जहां पर बिल्कुल दुर्गम इलाका, जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो ओवरव्यू दें हमें कि जो परियोजना आपने अपने हाथ में ली थी उसकी वस्तुस्थिति है क्या, कहाँ तक पहुँचे हैं आप? देखिए, ये जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये कि जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया
जो भारत के 10 राज्य हैं जो इससे प्रभावित हैं, उनके दुर्गम इलाकों में जहां शायद आज सड़क भी नहीं पहुंच पाई है, रेल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है, वहां पर जाकर लगभग 2199 टावर्स लगा के उसको चलाने की जो हमको भार दिया गया था भारत संचार निगम लिमिटेड को, तो हम लोगों ने उसको सफलतापूर्वक पूरा किया और समय के अनुरूप पूरा किया। और जैसा आपने भी बताया कि भारत सरकार की ओर से इस पर एक बड़ी क्लोज वॉच भी रखा जा रहा था और काम बहुत ही कठिन था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये भारत के दुर्गम इलाके हैं, वहाँ सामान पहुँचाना और इक्विपमेंट लगाना फिर उसको चलाना एक बहुत ही कठिन कार्य था। तो इसका सबसे पहले जो हम लोगों ने, जब हमको कार्य सौंपा गया तो हम लोगों ने एक टेंडर के जरिए 2 कंपनीज का चुनाव किया जो कि भारत की ही कंपनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कंपनी भी भारत की ही कंपनी है। अच्छा। उसमें एक है VNL, दूसरी HFCL, और इन दोनों कंपनियों को इसका कार्यभार सौंपा गया। और उसके बाद जैसा हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग करी, सामान ले जाने के लिए जो छोटे छोटे थे स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया गया, हमारे मिनिस्ट्री में सचिव महोदय ने, सब ने मतलब मिलके इस कार्य को, मंत्रालय ने, सब ने उसको मिलके इस कार्य को किया और एक एक समस्या जो आती थी उसको दूर करते हुए आज हम स्थिति में पहुंचे हैं कि सितंबर 2016 में हमने ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट? कंप्लीट, दिस इज 100% कंप्लीटेड। अब उसका सेकंड फेज आ रहा है, क्योंकि जब लोगों को उसके महत्व का, उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा, तो अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं। इससे बहुत मदद मिलती है, सुरक्षा की दृष्टि से मदद मिलती है, सोशली काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ शुरू हो जाता है। तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए एक सेकंड फेज भी आ रहा है जो कि शायद हम लोगों को करना हो, बट फर्स्ट फेज इज कंप्लीटेड 100% विद इन टाइम. Mr. Srivastava, that's what I was coming to, the massive drive this was undertaking and looking at the benefits that it's providing to people, bringing down crime a massive 42%. And when you're talking about that second phase, what does that really entail? Actually, this will be also extension of the first phase. Like as I said, that in first phase we have installed 2,199 tower. In the second phase also, all the state governments are approaching the government of India and asking them to put in additional tower. And I'm told that about 2,500 more towers are supposed to be. Okay. And this is important because you see, in this revolution, telecom revolutions, these were the area which were untouched by the telecommunication facility. Neither BSNL nor any private operator could go into those areas, and that's why it was very important for government of India to take care of those areas and start rolling out the project there. So but mostly in these areas right now there is 2G connectivity, if I'm not wrong. Then what are the kind of plans to upgrade these services, not just in these areas when we're talking about connectivity in the northeast, looking at the kind of push there is to Digital India, to, you know, after this demonetization there is to cashless economy. What about upgradation of these services as well? You see, you can call it, its voice connectivity is there as well as data connectivity is also there. So the connectivity of data through GPRS mode is there, and it can offer you, I mean, you can see WhatsApp etc. on the mobile, and if you talk to those people are, they feel now connected with the rest of the world, and development is taking place. In continuation to that, Government of India is also planning the similar project in northeast area, and part of that project is also with BSNL to do it. We will be carrying out work for Arunachal Pradesh and 2 districts of Assam. For that also activities are going on. I think we will be able to do that part as well. सर, अगर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें हमें कि जो नक्सल प्रभावित इलाकों में आप गए, कितना फीसदी आप अभी तक कवर कर पाए हैं और अभी कितना काम बाकी है अगर उस इलाके में बात किया जाए? ये देखिए, अभी ये शुरुआत है और नक्सल प्रभावित गांव में अभी हम गए तो 2199 टावर्स की मदद से लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो वहाँ की जो हमारे पॉपुलेशन थी वो कनेक्टेड हुई। 40 लाख लोगों ने मोबाइल टेलीफोन्स ले लिए और लगभग 12-13 हज़ार गाँव उससे कनेक्टेड हो गए। और इसके चलते जब लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से, जो हमारे सुरक्षा की एजेंसीज हैं, उनको बहुत ही फ़ायदा होने लगा, उनको सहूलियत होती है अपने ऑपरेशंस करने में, अपने कोऑर्डिनेशन करने में। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी अंदर तक पहुंच चुका है। सेकंड फेज़ जा रहा है जिसमें और भी बाकी इलाकों को कनेक्ट किया जाएगा, और जब एक बार संचार का तंत्र वहां पहुंच जाता है और धीरे धीरे
सोशल डेवलपमेंट होने लगता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बाकी दूसरी कंपनीज भी अब वहाँ पर जाके अपने उपकरण लगा के तेज गति की डेटा सेवाएं भी दे सकती हैं। तो जो सबसे दुर्गम इलाके थे, मतलब आप ये समझिए कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ पर सामान ले जाने के लिए हमको हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, मतलब ये कोई रोड भी नहीं थी वहाँ पर, और या फिर सामान ले जाने के लिए पुलिस की सहायता से कारवांस जाते थे और उसकी सहायता से सामान वहाँ पहुँचा जाता था उन क्षेत्र में। माने ये देश के सबसे दुर्गम इलाके। और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को उठा भी नहीं सकते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लोगों को पता नहीं है कि कितना सक्सेसफुली हुआ। और भी जो आपने एक जिक्र किया कि जो उपकरण इस्तेमाल किए गए वो भारत की कंपनियों ने ही बनाए, तो एक तरह से मेक इन इंडिया को भी इससे पूरा बढ़ावा मिल रहा है। और क्या ऐसी कंपनियों को या भारत की जो कंपनियां डोमेस्टिक कंपनी, क्या आगे भी आप प्रमोट करने का सोच रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में? एब्सोल्युटली। देखिए मेरा भी मानना है, पूरा शायद सबका सरकार का भी यही मानना है कि भारत की कंपनियों को ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। और टेलीकॉम के क्षेत्र में तो विशेष रूप से टेलीकॉम की क्रांति हुई, पर टेलीकॉम के क्षेत्र में अगर उपकरण निर्माताओं की अगर आप बात करें तो कितनी कंपनियां हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे भारत में जो टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी है उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और जब एक बार वो भारत में उपकरण बनाने लगती हैं तो विदेशों में भी उसका फिर एक्सपोर्ट करने लगती हैं। तो ये प्रोजेक्ट दो तरह से है, एक भारत की कंपनियों का भी उत्थान हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, और देश के दुर्गम इलाकों में भी ये टेलीकॉम की सेवाएं पहुंच रही हैं। Mr. Srivastava, the USP of this whole project is that green connectivity. When we're talking about solar energy that is being used for these towers, if you could throw more light on that, and how is that taking things forward also in these areas? You know, I mean, you talked about the kind of backwardness there is, so electricity could be a problem, and then when we talk about green connectivity, how is it helping people? Absolutely. Though the biggest problem there was no electricity. So in that case, the solar power generated BTS were the only solution. And not only that, the solar power were required to be of capacity enough so that it can also take care of those days when the clouds come. So these are the towers which can work on solar power, and they can sustain for 5 days even when the sun, you know, maybe is covered by the cloud. So I'm told that this is one of the largest green telecom project ever taken, maybe I mean anywhere in the world. So this has got the significance here. बिजली की ज़रूरत नहीं है, सोलर पावर पे आराम से चलता रहता है। स्टैंड अलोन टावर है, सैटेलाइट से कनेक्टेड है, बहुत सारे टावर हमारे सैटेलाइट से कनेक्टेड है, कुछ ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव से भी हैं, पर बहुत सारे टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो आप इमेजिन करिए कि स्टैंड अलोन एक टावर वहाँ पर है, बिजली के कनेक्शन से चल रहा है, सैटेलाइट से मेन उससे कनेक्टेड है, और वहाँ पर दूरसंचार की सुविधाएं दे रहा है। इस कार्यक्रम में चूंकि इंटरेक्टिव प्रोग्राम है सर, हम लोगों को शामिल भी करते हैं। आइए देखते हैं कि जीमेल या फिर ट्विटर के जरिए अगर हम तक कोई सवाल पहुंचा है तो इस कार्यक्रम में हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। ये जीमेल के जरिए, व्हाट इज द पायलट प्रोजेक्ट और इज कनेक्टिंग इंडिया अ पायलट प्रोजेक्ट, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द रूरल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स? ये पूर्वा शरण जानना चाहते हैं। आप देखिए सर किस तरह के सवाल हैं कि लोग पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है वो उसके बारे में भी लोग जानते हैं, और इसीलिए आप जो कनेक्टिंग भारत की बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर जो गाँवों पर प्रभाव जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। देखिए, I mean, the pilot project is a project where you undertake, you do not know what are the circumstances, what is going to be the environment there, and that's how you take first the pilot project in order to find out that how the bigger project can be taken up later on, and you can have the learnings out of it, understand the ground realities, etc., and then you take the bigger project. So as the question here is that is Connecting India as a pilot project? So I say Connecting India, this was a pilot project for the left-wing extremist area, which were inaccessible area, and they were suffering from these problems, security-related problem. So, but the Connecting India as such is a bigger project, which will connect the Gram Panchayats, the villages, etc. The Connecting India is pretty big projects. And the rural marketing logistics, the question is, which is once we, I mean, our teams went to these areas, हम लोगों को तो बहुत ही जैसे आपने भी अपने क्लिपिंग में भी दिखाया, जो गांव के लोग थे वो इतने उत्साहित हैं, जो वहाँ के सरपंच हैं वो इतने उत्साहित हैं। अब किसान को वहाँ पर टेलीफोन के जरिए मंडी के भाव पता लग जाते हैं, किसान कॉल सेंटर के जरिए वो अपना सामान वहाँ पर ले जाके बेच सकते हैं। एक स्कूल में जाती हुई जो छात्रा रहती है, वो कभी लेट हो रही है तो वो कनेक्शन अपने पेरेंट्स को बता सकती है कि मैं
जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बड़े आसानी से उपलब्ध हैं। मुझे बताया गया कि कई बार ऐसी सिचुएशन आई जबकि मेडिकल इमरजेंसी में इन कम्युनिकेशन फैसिलिटी ने बहुत सारी जानें बचाई। तो सोशल इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ और सवाल लेंगे, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट में आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उस पर भी हम आपसे समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back. You're watching Economy Today, and today we have with us Mr. Anupam Srivastava of the CMD of BSNL. We're talking about the kind of inroads that BSNL has made, particularly in those left-wing extremism areas. There's areas which have been unconnected. We're trying to understand more benefits of getting connectivity to these areas. Mr. Srivastava, when we're talking about the benefits, we've talked about, how it really benefits the economy as a whole when we talk about connecting people, connecting businesses. And then when we're talking about the Northeast region, what do you hope to achieve there? And what are the challenges also as a company that you face when you're trying to make inroads into these areas which are virtually, roadless, not connected at all? See, I mean, everybody knows that telecommunication facility or telecommunication has a direct impact on the GDP of the country. So once the telecommunication go, naturally not only the social activities change, economic activities also change. So it is an established fact that telecommunication facility really impact on the GDP of the country and the economic activity. And these areas are the most inaccessible part of the country. 10 states, LWA extremist areas, then Northeast areas are there. So Northeast area also, the government of India has identified various plans. There's not only one plan, there are many plans which is simultaneously working in Northeast area. For example, recently we have connected internet connectivity to Bangladesh route. I mean, that's very interesting that Tripura, the state in our country, is now connected for internet, and the internet is coming from Bangladesh. The optical fiber? Through optical fiber. It comes to Cox's Bazar and the Dhaka, and then it comes to our country in Tripura there, and people are enjoying that internet facility. Via BSNL? Via BSNL. Of course, this project is also done by BSNL last year, and Honorable Prime Minister, both the Honorable Prime Minister of these countries inaugurated that, and people are really liking the And Bangladesh is also benefiting out of it? Bangladesh is definitely benefiting because they are able to export data to India, and that's how they are also earning. Apart from that, we are connecting all the states of Northeast India through optical fiber. This is also a very big project where all these states are being connected. We are using the optical fiber of PGCIL. We are using the optical fiber of RailTel. We are laying our own optical fiber and creating a system where Northeast is going to be integral part of, as far as telecommunication and communication is concerned, integral part of our country. और सर ये जो सितंबर में ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान जो नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है, जिसमें 8621 में देख पा रहा हूँ कि गाँव का चयन किया गया है, आप नॉर्थ ईस्ट को
वर्सेस LWE एक्सट्रीमिस्ट जो एरियाज जिन पे आपने काम किया है, कैसे कंपेयर करते हैं और क्या एक तरह से सिमिलैरिटीज़ हैं जिनका आप फ़ायदा उठा पाएंगे अगर आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सिमिलरिटी का जो प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट एरिया और LWE अफेक्टेड एरिया, inaccessibility is the common part. I mean, some of the areas उसमें आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है कि आपको कैसे, that's what we have got it. But if you probably talk about the security related problem, some of the northeast states are not having that security related problem. Some are having a different security related problem. Whereas in LW area, the security related problems were internal security related problems. So basically both the areas are almost more or less the same. It is densely vegetated, you can say. Forest is quite dense in both the areas. There also forest is quite dense, but the part which is different in both the areas is that there the telecommunication facility has already reached, whereas in LW area telecommunication facility was not at all there. So there that people know what is telecom, and some of our northeast states are, they are so educated, they know how to use internet, they know how to really utilize the bandwidth, and they are coming up with those suggestions which probably even some of the states in the mainland also may not be asking. So they are very educated and they want that communication facility, and we are providing, as I have told, that through optical fiber connecting different state, different headquarters, different block headquarters, we are doing in northeast area as well. और कुछ सवाल ले लेते हैं, देखते हैं कि अगला ट्वीट या फिर जीमेल कौन सा है हमारे पास और क्या कुछ हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम में। आइए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। और सवाल ट्वीट और चलिए ट्विटर शाहिब सक्सेना साहब, I want to know whether border areas of Arunachal has also been connected. क्या अरुणाचल में आप जिसकी बात की आपने, वहाँ पर क्या स्थिति है सर, क्या प्रोजेक्ट टेकअप करने जा रहे हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो भारत संचार निगम लिमिटेड पहले से ही दूरसंचार की सुविधाएं देता आ रहा है, और उसके दूर दराज के भी इलाके हैं उसको भी हम दूरसंचार की सुविधा से जोड़ चुके हैं। सैटेलाइट के जरिए जो हमारा एक टेक्नोलॉजी कहलाती है IDR, उसके जरिए हम अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जगहों को उससे जोड़ चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट की मोबाइल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है उन इलाकों में मोबाइल टावर लगा के, मोबाइल टावर के मदद से वॉइस और डेटा की कनेक्टिविटी लेके आना, जहाँ पर है ही नहीं, जहाँ पर अभी है ही नहीं, और जहाँ पर मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है। माने टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी दो तरह से पहुँचती है, एक तो लैंडलाइन या सैटेलाइट के जरिए, दूसरा मोबाइल के जरिए। मोबाइल के जरिए जब टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी पहुँचती है तो उससे पूरा लोग इंटीग्रेट हो जाते हैं, सब लोग उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, एक सोशल बेनिफिट आता है, इकोनॉमिक बेनिफिट आता है। तो उसके चलते अरुणाचल प्रदेश में भी जो हमारा जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, और असम के 2 जिलों में, जो कि हमारा मैंडेट है, भारत संचार निगम लिमिटेड का मैंडेट है, भारत सरकार का मैंडेट मोबाइल कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया में दूसरा है, जिसके लिए उन्होंने दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से वो बात कर रहे हैं, शायद वो वहाँ पर लगाएंगे। तो भारत संचार निगम लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में ये सेवाएं दे रहा है, और हम अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के सभी जो इलाके हैं उसको इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। सर, अगर आप स्किल पार्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 2 एस्पेक्ट को आप छू पाएँ इस पूरे प्रोजेक्ट में, आपका क्या अनुभव रहा और क्या आगे आप डायरेक्शन देख रहे हैं इन दोनों सेक्टर? देखिए, मैंने बड़ा ही सुखद अनुभव मैं तो कहूँगा इस दृष्टि से कि जब हमारे टावर्स वहाँ लगे, हमको 5 साल तक चलाना भी है, तो उस 5 साल के चलाने के लिए हमको वहाँ लोकल स्किल और लोकल टैलेंट की ही आवश्यकता है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए मैंने स्टैटिस्टिक्स बुलवाए थे, तो पता ये लग रहा है कि करीब 7-8 हज़ार एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी जनरेट हुआ है। गांव के ही लोग उसको मेंटेन करते हैं, जैसे आपको सोलर पैनल को ही साफ करके रखना है या बैटरी को देख के रखना है, या छोटे मोटे जो काम, जो मेंटेनेंस के काम है, वही के गांव के लोग करते हैं। तो इट इज़ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन क्वाइट अ सब्सटेंशियल वे। उसके अतिरिक्त जो सोशल इम्पैक्ट है वो तो साथ में हो ही रहा है, लोग कनेक्टेड उससे। क्या इससे लिंक, सॉरी Ajay, if I just want to add on to that, because you talked about skill and so employment, but what about education also, particularly when we're talking about, these are again those remote areas which don't have access to school, and when we're talking about how education can also be provided through mobiles, then what kind of an impact is it having in these areas as well? If you have some details you can share. Yeah, so see, once the connectivity is there, then you can get connected through e-education, etc. Government of India has come up with various projects on e-education, and when you are connected with mobile connectivity, data connectivity, then you are directly connected with the education system, and people can really take advantage of that. But apart from that, as I said, that it will have a cascading effect.
once the social changes are there, economic changes are there, schools will also come there, the colleges will also come there, people will get educated there itself. So communication is, I think, a starting point in these areas for the development in rest of the sector. And hopefully we'll see less migration also then from these areas. Absolutely. For employment opportunities, etc. Let's take in our next question that we have from our viewers for you, sir. I think we have it through Gmail. Let's bring up that question for our viewers. If you could have the question from Gmail. Okay, we have a Twitter question first. If BSNL is to expand its services, it will have to improve network connectivity. What is the kind of progress that's been done when we talk about network connectivity improvement? See, I mean, if you talk about BSNL as a whole, so probably you will also notice that BSNL has also started reviving, and in its last 2 years we have added about 30,000 BTSs in our network. And we have invested quite a lot in our information superhighways connecting the different parts of the country through our optical fiber network. So these are the extension. LW area, Northeast area are the extension of our network, whilst our core network is being strengthened through our various projects that we are taking up. So the last 2 years BSNL has improved quite a lot. I would say we have invested quite a lot on different projects, erected new BTS tower across the country, and the result is that our revival has begun. We have again come back to operational or EBITDA positive. We have become EBITDA positive. Our EBITDA was going down year after year. In 13-14 we became EBITDA negative, and in next 2 years we again became, and last year 15-16 we are EBITDA positive by 3,855 crores of rupees. So once the revival cycle has begun, our network has also started improving, and we are still investing in our network to improve BSNL's communication network as a whole. Let's take the next question, Ajay. बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल चूंकि इंटरैक्टिव प्रोग्राम है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसमें ट्विटर के जरिए बलराम त्रिपाठी जानना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट इंटरनेट, do you have any other option to continue digitization if once net breaks? अच्छा, इंटरनेट अगर नहीं है तो फिर आप किस तरह से कनेक्टिविटी को बहाल रखेंगे, अगर मैं समझ पा रहा हूँ इनका पूरा सवाल? तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से इंटरनेट तो आज डिस्कनेक्ट होना एक इम्प्रॉबेबल या ऐसा कभी होता नहीं। उसका रीज़न है, उसका कारण ये है कि जब हम लोग अपने एक्सचेंजेस या नोट्स लगाते हैं हम उसको 3-4 जगह से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, और ताकि अगर कहीं से कोई रूट कट जाए तो दूसरी जगह से चलने लगता है। जैसे मैंने अभी आपको त्रिपुरा का अगरतला का ही एग्जांपल दिया। अगरतला हमारा बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है और चेन्नई से भी कनेक्टेड है घूम के। अच्छा। अगर कोई इंटरनेट का रूट वहाँ पर ख़त्म कट जाता है तो दूसरी जगह से चलने लगता है। तो जहाँ तक मैं प्रश्न को समझ पा रहा हूँ उसके मेरा यही मानना है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी, और हम कभी इंटरनेट, अगर शायद वो प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं कभी इंटरनेट भी नहीं रहे तो क्या हो, तो वॉइस है उसके बाद, और बहुत सारी SMS चैनल्स हमारी चलती हैं, USSD चैनल्स चलती हैं, जिसके माध्यम से जो उपभोक्ता है वो जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी ऐप्स हैं, जितने उसको एक्सेस कर सकता है और काम चला सकता है। Let's take in our next question. I believe we have that through Gmail. Let's bring up the Gmail question for Mr. Srivastava. How Connecting India scheme will boost e-commerce? Can we say that it is going to boost e-commerce, or it's another step in curbing black money as well? Gunjan Lal wants to know. सभी इस पे बात कर रहे हैं। Absolutely, I think I can't agree more on this, that this is going to really boost e-commerce and really will help, and it's a step for curbing black economy, because the whole country is now switching to a cashless economy, and BSNL is also going on that front. Partner. Yeah, that's an important. Not only we are connecting India with voice and data channels, but we are also coming up with such instruments which is really going to help in e-commerce, which is really going to help in connectivity through various electronic means. Like for example, we are also planning to have the BSNL's wallet together with the State Bank of India. Oh, that's so news. yeah, that's what we are going to do, and probably testings are going on, and then the wallet will come and it will work for feature phone even. It will not only work for a smartphone, it will also work for feature phone. चलिए, तो एक बड़ी खबर आपने दे दी हमें कि BSNL SBI के साथ मिलकर के काम कर रहा है, और जल्दी ई वॉलेट जो है BSNL का आपके फीचर फ़ोन पे भी काम करना शुरू हो जाएगी। एक बड़ी खबर इस कार्यक्रम से निकलती हुई, बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन चलते चलते प्रधानमंत्री ने प्रगति की मीटिंग में जो इसकी समीक्षा की उसका भी हम आपसे एक्सपीरियंस समझना चाहेंगे।
जो पूरा सिस्टम है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके, चूँकि हम आज इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री का रुख आपको दिखा और कैसे पूरे सिस्टम ने मिल करके इस काम को आगे बढ़ाया? देखिए, प्रगति की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें प्रधानमंत्री जी का एक फोकस कनेक्टिंग इंडिया और कनेक्टिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के एरिया का एक फोकस्ड बिंदु, एक फोकस्ड प्रोजेक्ट होता था जिसके जरिए सभी हम लोग एक साथ जुड़ के, इट वाज अ मेमथ प्रोजेक्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेर यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद सो मेनी पीपल. योर वेंडर इज वन साइड, देन स्टेट गवर्नमेंट इज अनदर साइड, सिक्योरिटी एजेंसी इज अनदर साइड, देन वी हैव आवर ओन पीपल टू डील विद. इन सबको कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा और सिंगल पॉइंट डायरेक्शन और सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव भारत संचार निगम लिमिटेड को दिया गया था, हम लोग भी काफ़ी उत्साहित थे और करना चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को करके अपने आप को भी प्रूव कर सके. प्रधानमंत्री जी ने प्रगति के प्लेटफॉर्म में, प्रगति के जरिए इसकी समीक्षा निरंतर की, जिसके चलते हम लोग उसकी सफलतापूर्वक कर पाए. और उसके अलावा और दूसरे लेवल पे भी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल पे भी इसकी समीक्षा आए दिन होती रहती थी, क्योंकि ये उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था. और उसको जब उसकी समीक्षा होती थी, और एक तरह से ये समझिए कि भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए भी एक चैलेंज था, और हम लोग भी इमोशनली इससे इन्वॉल्व हो चुके थे कि आज हमको ये सिद्ध करके बताना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी इस तरह के कठिन प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक समय के अनुसार ही कर सकता है. नहीं, आपने केवल समय पे भी नहीं किया बल्कि कम खर्चे में किया. जितना कैबिनेट ने अप्रूव किया था, ग्रीन प्रोजेक्ट किया, और मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ में लेकर के किया. ये जो कन्वर्जेंस हमने देखने को मिला वो एक अनोखी मिसाल है. बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. वक्त हमारे पास इतना ही है. तो इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही. प्रियंका, मार्केट्स का हाल? Haja market still trading in the green, up about 50 points and traded at 26,441 level. So that's what we're going to be leaving you with. But remember, we will be getting you regular updates on that RBI policy, which is due at about 2:30. We could be seeing announcements there. We'll keep a track of that for you. But for now, we'll take your leave. Namaskar.